हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसके पहले मैंने हिंदू लॉ का, मुस्लिम लॉ का और भी जितने भी माइनर एक्ट हैं उनका मैंने प्रैक्टिस सेट करवा दिया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कुछ इसका समरी। तो इसमें जो है आपका उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में जो है आपके कितने सेक्शन हैं, तो सेक्शन है आपके 234, चैप्टर आपके हैं 16, अनुसूची जो है आपकी कितनी है, अनुसूची है 4, ठीक। और आपको बता दें कि यह कब से लागू है। तो यह जो अधिनियम है दोस्तों, यह जो संहिता है, इस पर जो है 29 नवंबर 2012 को जो है इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। किसकी? राष्ट्रपति की स्वीकृति इस पर 29 नवंबर 2012 को इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। और उसके बाद यह जो होता है 12 दिसंबर को फिर जा कर के 12 दिसंबर 2012 को जो है यह गजट में प्रकाशित होता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के साधारण गजट में यह प्रकाशित होता है 12 दिसंबर 2012 को। और दोस्तों एक बात और बता दें आपसे कि इसकी जो है सेक्शन जो है इसका 1, 4 से लेकर के फिर दोस्तों यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 4 से लेकर के 19 तक की धाराएं जो हैं और 233 और 234 इतनी धाराएं जो हैं आपकी, ये आपकी प्रभावी हुई यानी कि लागू हुई, प्रवर्तन में आई है 18 दिसंबर 2015 से। यानी कि ये 18 दिसंबर 2015 से इतनी धाराएं आपकी प्रभावी हो गई। धारा 1 हो गया और 4 से लेकर के 19 तक और फिर 233, 234, यानी कि इसका मतलब यह है कि पूरा जो संहिता है एक तिथि पर प्रभावी नहीं हुआ या 2 तिथियों पर। इतनी धाराएं जो हैं आपकी एक तिथि पर यानी कि 18 दिसंबर जो है 2015 को, और शेष धाराएं उसके बाद जो बचती हैं और जितनी धाराएं हैं वह कब प्रभावी हुई? वह प्रभावी हुई 11 फरवरी 2016 को, और सभी धाराएं प्रभावी हुई। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता कब से प्रवर्तन में है? तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका जो सेक्शन है वह प्रभावी हुआ आपका 11 फरवरी 2016 से, इसीलिए इसको यहाँ पर दिया गया है। अब जोत का तात्पर्य है, तो जोत का तात्पर्य खातेदार द्वारा धारित भूमि, पट्टेदार द्वारा धारित भूमि, अनुदान के अंतर्गत धारित भूमि, उपर्युक्त सभी। इसमें जो है उपर्युक्त सभी जो है आपका इसके जोत के अंतर्गत आता है, ठीक। अब इसमें जोत की जो परिभाषा दी गई है यह कहाँ पर दी गई है? तो यह दिया हुआ है आपका सेक्शन जो है आपका 4, सेक्शन 4 के खंड 12 में जोत को परिभाषित किया गया है। किसी भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य है। अब भू खातेदार के संबंध में परिवार का तात्पर्य जो है स्वयं पुरुष या स्त्री, उसकी पत्नी या पति, आवयस्क पुत्र और आवयस्क पुत्री, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो सभी सही हैं आपके, ये कहाँ दिया है? 4 के खंड 10 में परिवार की परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत आते हैं तहसीलदार, न्यायिक, नायब तहसीलदार, राजस्व परिषद। तो इसमें जो है आपका इसके अंतर्गत जो है आपके सभी आते हैं, राजस्व न्यायालय के अंतर्गत सभी आते हैं। राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है, तो राजस्व न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 416 में, 417, 418, 412 में। तो इसको जो परिभाषित किया गया वो किया गया 416 में राजस्व न्यायालय को परिभाषित किया गया है। उपखंड अधिकारी से तात्पर्य है तहसीलदार के प्रभारी सहायक कलेक्टर, अपर कलेक्टर, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक। तो इससे तात्पर्य है तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर से। उपखंड अधिकारी से तात्पर्य होता है तहसील के प्रभारी सहायक कलेक्टर से। कृषि वर्ष कहलाता है, तो कृषि वर्ष कहलाता है 1 जुलाई से 30 जून का वर्ष, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जून से 31 मई। तो कृषि वर्ष जान लीजिए, जो लोग जानते होंगे ज़्यादातर लोग इसको, यह माना जाता है कृषि वर्ष को 1 जुलाई से 30 जून तक का जो समय होता है इसको एक कृषि वर्ष के रूप में जाना जाता है।
कृषि पक्ष को किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो इसको जो परिभाषित किया है किसमें, 4:17 में, 4:23 में, 4:24, 4:25। तो इसको परिभाषित किया गया है 4:23 में, इसको परिभाषित किया गया है। मध्यवर्ती का तात्पर्य आस्थान का स्वामी, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है उपर्युक्त सभी। मिन जुमला संख्या को किस धारा में परिभाषित किया गया है? 4:29, 4:23, 4:18, 4:16। तो इसको परिभाषित किया गया है 4:29 में, किसको, मिन जुमला को। अगला था 11 नंबर। ये आपको बता दें कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं हल करवा रहा हूँ, ये जिस वीडियो में मैं ला फाइटर के क्वेश्चन हल करवाता हूँ उसको मैं बता देता हूँ कि ला फाइटर से लिए गए हैं। तो यह प्रश्न जो है ये ला फाइटर से लिए गए हैं। मार्केट में विधि की पत्रिका आती है ला फाइटर के नाम से, उससे यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। मिन जुमला संख्या का तात्पर्य है सैद्धांतिक रूप से विभाजित लेकिन भौतिक रूप से अविभाजित खेत के जुज भाग को इंगित करने वाला सजरा संख्या से है। तो इसमें जो है आपका 11 का जो है आपका ए यही सही है। एक मंडल में कितने जिले हो सकते हैं? तो एक मंडल में कितने जिले हो सकते हैं? तो एक मंडल में 2 या 2 से अधिक जिले हो सकते हैं। राजस्व क्षेत्रों का गठन कौन करता है? तो राजस्व क्षेत्रों का गठन कौन करता है? तो इसका गठन करता है राज्य सरकार करती है। निम्नलिखित में से कौन राजस्व न्यायालय नहीं है? तो राजस्व निरीक्षक जो है राजस्व न्यायालय नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने राजस्व परिषद हैं? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद कितना है? सिर्फ एक। ठीक। अगला जो है राजस्व परिषद के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राजस्व परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद का सदस्य हो सकता है आयुक्त के पद से न्यून श्रेणी का पद धारण करने वाला, कलेक्टर के पद से न्यून श्रेणी का पद धारण करने वाला, ए एवं बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वह है सी। राजस्व परिषद का गठन संहिता की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो राजस्व परिषद का गठन संहिता की धारा 7 में किया गया है। राजस्व परिषद की अधिकारिता किस धारा में दी गई है? तो हती की धारा 8 में दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 20। राजस्व परिषद के विनिश्चय के विरुद्ध व्यक्ति कर सकेगा उच्च न्यायालय में अपील, उच्च न्यायालय में रिट याचिका, उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका, उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन। तो यह कर सकता है जो है राजस्व परिषद के विनिश्चय के विरुद्ध जो है व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय में रिट याचिका कर सकता है, यानी विकल्प जो आपका बी सही है, रिट याचिका कर सकता है। निम्न कथनों में सत्य कथन है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष पीठ या पीठों का गठन करता है। राजस्व परिषद का अध्यक्ष सदस्यों के मध्य कार्य का विवरण करता है। राजस्व परिषद अंतिम अपीलीय न्यायालय, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका है आंसर जो है वो है उपर्युक्त सभी। निम्न कथनों में सत्य कथन है। राज्य सरकार प्रत्येक मंडल में एक आयुक्त को नियुक्त करेगी। कलेक्टर राजस्व प्रशासन का प्रभारी होता है। राज्य सरकार अपर कलेक्टर को अपर कलेक्टर न्यायिक पदाभिहित कर सकती है, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो आपका आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पदाभिहित करेगी। राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित पद पदाभिहित करेगी। अपर आयुक्त न्यायिक, अपर कलेक्टर न्यायिक, उपजिलाधिकारी न्यायिक, तहसीलदार न्यायिक, उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर है वह है उपर्युक्त सभी। राजस्व निरीक्षक एवं लेखपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो करता है वह करता है कलेक्टर करता है। ठीक। अगला प्रश्न आपका जो है यदि कोई राजस्व अधिकारी किसी सरकारी धन का विनियोग कर लिया है और कलेक्टर के आदेश पर उसका प्राधिकृत व्यक्ति को संदाय करने के आदेश की उपेक्षा करता है तो उस पर कलेक्टर शास्ति अधिरोपित कर सकता है। कितना कर सकता है? तो वह करेगा इसके ऊपर वह शास्ति अधिरोपित करता है 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से, 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन यह किसी भी कीमत पर 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगा। जोत या उसकी सीमा पर विधि पूर्वक निर्मित सीमा चिन्ह का अनुरक्षण और मरम्मत हेतु उत्तरदायी होता है। तो इस पर जो होता है इसके लिए कौन उत्तरदायी होता है? खातेदार उत्तरदायी होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की जितनी भी ज़मीनें होती हैं उस पर मरम्मत के लिए कौन? उस पर ग्राम पंचायत उसके लिए जिम्मेदार होती है। सीमा चिन्ह का निर्माण, मरम्मत, पुनः स्थापन करने या प्रतिस्थापित करने का आदेश दे सकता है। तो ऐसा आदेश कौन दे सकता है? तो ऐसा आदेश उपखंड अधिकारी दे सकता है। तो यह किस धारा में दिया गया है? यह धारा 23 में दिया गया है और यह भी धारा 23 का ही प्रावधान है। अगला प्रश्न है आपका 28। जहां ग्राम पंचायत या कोई खातेदार किसी सीमा चिन्ह का निर्माण, पुनः स्थापना या मरम्मत आदि के संबंध में जिसका कि उपखंड अधिकारी ने उपेक्षा की है विफल रहता है तो उपखंड अधिकारी निर्माण, मरम्मत या प्रतिस्थापन स्वयं कराता है तो उसका खर्च किससे वसूला जाएगा? तो
तो उसका खर्च किससे वसूला जाएगा? तो वसूला जाएगा खातेदार एवं ग्राम पंचायत से, यानी विकल्प बी सही है। यह प्रावधान कहाँ दिया गया है? यह दिया गया है धारा 23 के खंड 3 में यह प्रावधान दिया गया है। अगला जो है, उपखंड अधिकारी स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय किन आधारों पर करता है? वर्तमान नक्शों के आधार पर, उत्तर प्रदेश जो चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन पुनर्रचित नक्शों के आधार पर, वास्तविक कब्जे के आधार पर, सरकारी जांच द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है उपयुक्त सभी के द्वारा। यहाँ कहाँ प्रावधान? सेक्शन 24 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सीमा संबंधी विवाद का विनिश्चय उपखंड अधिकारी द्वारा कितने समय के अंदर कर देना चाहिए? तो सीमा संबंधी विवाद का जो है निपटारा उपखंड अधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 मास के भीतर इसको कर देना चाहिए। यह कहाँ पर प्रावधान है? सेक्शन 24(3) में ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक, और ये जो था आपका ऊपर वाला, ये था आपका 24 में यह प्रावधान था, सेक्शन 24 में। अगला जो है आपका सीमा संबंधी विवाद। ठीक, सीमा संबंधी विवाद पर उपखंड अधिकारी के आदेश से व्यतीत व्यक्ति 30 दिन के भीतर किसके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है? तो किसके समक्ष अपील प्रस्तुत करेगा? तो यह प्रस्तुत करेगा आयुक्त के समक्ष। ठीक, आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यह कहाँ दिया गया? 24 के खंड 4 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अगला जो ऐसे मार्ग के संबंध में जो सार्वजनिक सड़क मार्ग या सार्वजनिक भूमि ना हो, जो सुखाधिकार के रूप में हो, जिसका कि ऐसा खातेदार कृषि श्रमिक मार्ग या सिंचाई संबंधी सुविधाओं का लाभ उठा सके, कोई विवाद होने की दशा में उसका विनिश्चय कौन प्राधिकारी करेगा? तो इसका विनिश्चय कौन प्राधिकारी करेगा? वह करेगा तहसीलदार करता है। इसके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो इसके बारे में जो है प्रावधान किया गया है सेक्शन 25 में प्रावधान किया गया है। मार्गाधिकार व अन्य सुखाधिकार पर अवरोध के संबंध तहसीलदार द्वारा विनिश्चय किए गए मामले का पुनरीक्षण किसके समक्ष किया जाएगा? तो ऐसे मामले का पुनरीक्षण जो है उपखंड अधिकारी के समक्ष किया जाता है। इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 27 में दिए गए हैं। 27 में धारा 27 के अधीन कोई प्रार्थना पत्र पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से कितने दिनों के समाप्त होने के पश्चात ग्रहण नहीं किया जाएगा? तो यह जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर है धारा 30 नहीं, 30 दिन के अंदर। ठीक है, 30 दिन के अंदर जो है इसको करना रहता है। इसके बाद कोई भी आवेदन जो है पुनरीक्षण के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजस्व संहिता के अध्याय 4 के अधीन कोई भी व्यक्ति किसी आदेश द्वारा सुखाचार आदि के किसी अधिकार को स्थापित किए जाने से विवर्जित नहीं किया जाएगा। यदि विवर्जित किया जाता है तो उसका उपचार क्या है? वह सिविल वाद दायर कर सकता है, सिविल रिट दायर कर सकता है, राजस्व बोर्ड में पुनरीक्षण दायर कर सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वह है आपका वह सिविल वाद दायर कर सकता है। इससे संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? इससे संबंधित प्रावधान सेक्शन 28 में दिया गया है। जहाँ आरंभिक कीमत की धनराशि तक बोली नहीं आती है, वहाँ ऐसी बकाया की धनराशि तक बोली लगा सकेगा। कौन बोली लगा सकेगा? कलेक्टर लगा सकता है। प्रत्येक ग्राम के लिए विहित रीति से मानचित्र और खसरा होगा, जिसमें गांव की सीमा में सर्वेक्षण संबंधी समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित किया जाएगा। उसकी गलतियों और लोपों को कौन ठीक कराएगा? कलेक्टर, अपर कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार। तो ऐसी गलतियों को जो है कौन सही कराता है? कलेक्टर सही कराता है। ठीक, कलेक्टर विहित प्रपत्र में और विहित रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख या खतौनी रखेगा। इस खतौनी में कौन से विवरण होंगे? खातेदार के नाम, सर्वेक्षण संख्या, गाटा संख्या तथा उसका क्षेत्रफल, उनके हिस्से तथा हित के प्रकार, दायित्व, शर्तें यदि कोई हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण संबंधित समस्त भूमिका विवरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर सही है वह है उपयुक्त सभी। ये किसमें दिया गया है? सेक्शन 31 में ऐसा प्रावधान किया गया है। अधिकार अभिलेख यानी खतौनी, क्षेत्र पंजी यानी खसरा और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों आदि एवं गलतियों को ठीक करना, जो कि उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक द्वारा किसी के नियंत्रण के अधीन किया जाता है। तो यह किया जाता है कलेक्टर के नियंत्रण के अधीन किया जाता है। यह प्रावधान कहाँ किया गया? सेक्शन 32 में किया गया है। नक्शा में संशोधन का आदेश किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो नक्शा में संशोधन का आदेश जो है वह कलेक्टर के द्वारा
पारित किया जाता है। उत्तराधिकार के निर्विवादित मामले में नामांतरण कौन करता है? तो उत्तराधिकार के निर्विवाद मामले में नामांतरण जो है वह करता है आपका राजस्व निरीक्षक करता है। अंतरण द्वारा भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अंतरण की रिपोर्ट किसे देगा? उपखंड अधिकारी को देगा, राजस्व निरीक्षक को देगा, या फिर तहसीलदार को देगा, फिर लेखपाल को देगा। तो इसमें जो है वह देता है तहसीलदार को। अंतरण के मामले में खतौनी में नामांतरण या खारिज दाखिल कौन करता है? तो अंतरण के मामले में जो है नामांतरण जो है कौन करता है? तो इस मामले में जो है वह करेगा तहसीलदार करता है। किस धारा में अंतरण निर्विवादित मामले का दाखिल खारिज राजस्व निरीक्षक करता है? किस धारा के अंतर्गत? तो इसमें जो है वह करता है धारा 33 के अंतर्गत। विवादित मामले या अंतरण के मामले में नामांतरण जो है तहसीलदार किस धारा के अंतर्गत करता है? तो वह करता है धारा 35 के अंतर्गत। एक था 33 के अंतर्गत जो होता है वह मान लीजिए कि अंतरण निर्विवाद मामले का दाखिल खारिज, ठीक। यह क्या करता है? विवादित मामले अंतरण मामले में नामांतरण जो होता है तहसीलदार किस धारा के अंतर्गत, ठीक। तो यह जो होता है यह करता है 35 में, वह करता है 33 में। उत्तराधिकार के मामले में नामांतरण से संबंधित किस धारा के तहत यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा? तो यह करेगा धारा 33 के अंतर्गत। कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश से व्यथित हुआ किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो आवेदन प्रस्तुत किसके समक्ष? कलेक्टर, उपर कलेक्टर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी। तो करेगा तहसीलदार के समक्ष वह प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न है धारा 33 या धारा 34 के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से कितने दिनों के भीतर उपखंड अधिकारी को अपील कर सकता है? तो अपील करेगा 30 दिनों के भीतर, यानी विकल्प आपका ए सही है। अगला प्रश्न आता है इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी कोई सुधार तब तक अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस भूमि जिससे ऐसा आदेश संबंधित है के संबंध में अद्यतन देय भू राजस्व की धनराशि जमा न कर दी जाए। या संदर्भ किन आधारों से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका धारा 32, 33, 35, 38 उपयुक्त सभी। तो यह उपयुक्त सभी से संबंधित है। नक्शे में संशोधन कौन कर सकता है? तहसीलदार, कलेक्टर, उप जिलाधिकारी, उपयुक्त सभी। तो ऐसा जो संशोधन वह कलेक्टर कर सकता है नक्शे में। खसरा और खतौनी में संशोधन कौन कर सकता है? और खसरा और खतौनी में संशोधन जो होता है उपखंड अधिकारी करता है, और नक्शे में संशोधन कौन करता है? वह कलेक्टर करता है। ये चीज़ दोनों में अंतर याद रखिए। कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होती है? तो होती है आयुक्त के समक्ष अपील होती है। अगला प्रश्न आपका जो है वो है कलेक्टर द्वारा नक्शे में संशोधन का आदेश और उपखंड अधिकारी द्वारा खसरा खतौनी में संशोधन के आदेश की अपील कितनी अवधि के भीतर की जा सकेगी? तो अपील जो है या 30 दिन के भीतर की जा सकेगी। कितने? 30 दिन के भीतर। विकल्प बी सही है। खसरा, नक्शा और खतौनी में संशोधन के लिए आवेदन किसके समक्ष किया जाएगा? तो यह जो है आवेदन किया जाएगा किसके? कलेक्टर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है आवेदन तहसीलदार के समक्ष किया जाता है। यह सेक्शन 38 के खंड 1 में ऐसा प्रावधान किया गया है। नक्शा या खसरा या खतौनी में संशोधन के लिए आवेदन किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है? तो यह जो आवेदन दिया जाता है धारा 38 के अंतर्गत। अभिलेख और सर्वेक्षण क्रिया की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा किस धारा के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है? तो यह प्रकाशित की जाती है आपका सेक्शन 43 के अंतर्गत। नया अधिकार अभिलेख किस धारा के अंतर्गत तैयार किया जाता है? धारा 51, 52, 53, 54। तो यह जो है नया जो अधिकार अभिलेख जो है यह जो है किसके अंतर्गत तैयार किया जाता है? तो यह तैयार किया जाता है धारा 51 के अंतर्गत, 51 के अंतर्गत। नया अधिकार अभिलेख कौन तैयार करता है? तो नया अधिकार अभिलेख जो अभिलेख अधिकारी तैयार करता है। अधिकार अभिलेख की पुष्टि या उसमें संशोधन कौन करता है? तो इसमें जो है पुष्टि या संशोधन सहायक अभिलेख अधिकारी करता है। विकल्प बी सही है आपका। सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की भूमि से बेदखल करने के आदेश के विरुद्ध अपील किसके समक्ष होगी? तो ऐसी अपील जो होगी वह होगी अभिलेख अधिकारी के समक्ष होती है। विकल्प बी सही है। अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो अभिलेख अधिकारी की नियुक्ति जो है वह करता है राज्य सरकार करती है। जिले की सर्वेक्षण क्रिया अभिलेख या अभिलेख क्रिया के दौरान अभिलेख का परीक्षण कौन करता है? अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी। तो इसमें करता है अभिलेख अधिकारी करता है। अगला प्रश्न आपका 63
जब कोई स्थानीय क्षेत्र सर्वेक्षण क्रिया के अधीन हो तो गांव और क्षेत्रों की सीमाओं को सीमांकित करने का आदेश अभिलेख अधिकारी द्वारा किसे दिया जाएगा? तो ऐसा जो है आपका यानी कि जो आदेश है वह दिया जाएगा ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? ग्राम पंचायत और भूमिधरों को, यानी कि आपका विकल्प जो है वह सी सही है। दोनों को ऐसा आदेश दिया जाएगा। धारा 48 के दिन अभिलेख अधिकारी उद्घोषणा जारी करता है कि ग्राम पंचायत और भूमिधर गाँव और क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन कर लें। ऐसा सीमांकन आदेश से कितने दिन के भीतर करना होगा? तो ऐसा सीमांकन जो है वह करना होगा 15 दिन के भीतर करना होगा। कौन चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन कौन कराता है? अभिलेख अधिकारी, सहायक अभिलेख, तहसीलदार, कलेक्टर। तो ऐसा जो है सत्यापन जो है वह करवाता है आपका अभिलेख अधिकारी। चालू अधिकार अभिलेख का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के बाद अभिलेख में लेखन संबंधी भूलों और त्रुटियों के संबंध में आपत्ति किसे दी जाती है? नायब तहसीलदार को, तहसीलदार को, कलेक्टर को, उपायुक्त या बीडीओ को। तो इसमें जो आपत्ति जो है वह दी जाती है नायब तहसीलदार को। चालू अधिकार अभिलेख में की त्रुटियों को ठीक करने के लिए आपत्ति नायब तहसीलदार के साथ प्रस्तुत की जाएगी। तो कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी? तो प्रस्तुत की जाएगी 21 दिनों के भीतर। ठीक, चालू अधिकार अभिलेख में किसी त्रुटि को ठीक करने के लिए। नए अधिकार अभिलेख में त्रुटियों को नायब तहसीलदार निपटारा करेगा। पक्षकारों के समझौता द्वारा साक्ष्य के आधार पर, विवेकाधिकार के आधार पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है वह इसका निपटारा कैसे करेगा? साक्ष्य के आधार पर करता है। इस धारा 49 खंड 5 के अंतर्गत अधिकार अभिलेख में प्रविष्टि के संबंध में हक के विवाद का निपटारा पक्षकारों के समझौता द्वारा नायब तहसीलदार नहीं कर पाता तो उसका विनिश्चय किया जाएगा किसके द्वारा? तहसीलदार द्वारा, सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा, अभिलेख अधिकारी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो फिर उसका निपटारा कौन करेगा? सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा किया जाएगा। अधिकार अभिलेख यानी खतौनी की पुष्टि कौन करता है? तो इसकी पुष्टि कौन करता है? तो इसकी पुष्टि सहायक अभिलेख अधिकारी करता है, सहायक अभिलेख अधिकारी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में फिर लेकर के हम उपस्थित होंगे आपके सामने कुछ और क्वेश्चन अच्छे इंटरेस्टेड। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर दोस्तों आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर करिए। और आपको एक बात बता दें दोस्तों, तो जिन दोस्तों को मेंस के लिए अगर मान लीजिए अगर आपको चैनल को ज्वाइन करना होगा तो इस पर हमने और 1-2 लोगों से बात किया है कि जो मेंस पढ़ाएंगे, तो आपको इसका डिस्क्रिप्शन लेना होगा। अगर आप इच्छुक होंगे तो कमेंट करके बताइएगा, फिर हम इस पर उन लोगों से मेंस की जो होती है तैयारी इस पर आपकी हम करवा देंगे बहुत नॉमिनल चार्ज में। दोस्तों इतना ही आज के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।